विजय कुमार लोहागढ़ गांव में रहा करता था। लोहागढ़ के सभी लोग लोहे के बर्तन बनाया करते थे और उन्हें आसपास के शहरों में बेच आया करते थे। वहाँ पे रहने वाले सभी लोगों की माली हालत बहुत ही खराब थी। वे लोग बहुत गरीब थे। उनके पास ज़मीन होते हुए भी कोई फायदा नहीं होता था, क्योंकि लोहागढ़ में पानी की बहुत ही कमी थी। उन लोगों को काफ़ी दूर से पीने का पानी लाना पड़ता था। खेती के लिए तो बिल्कुल भी पानी नहीं होता था। एक दिन विजय कुमार जब काम के लिए निकलने लगा तो उसकी बीवी ने उसे खाना और पानी देते हुए कहा, ये लीजिए, आपके लिए रोटी भी बांधी है और ये थोड़ा पानी था घर में, सारा आप ही को दे रही हूँ। रास्ते में प्यास लगे तो ज़रूर पी लेना और बच जाए ना तो घर ले आना, क्योंकि अब और पानी तो बचा नहीं। ठीक है भाग्यवान, पानी बचेगा तो घर ही वापस लाऊंगा। बस भगवान से प्रार्थना करो कि मेरी कुछ कमाई हो जाए आज। ऐसा कहकर विजय कुमार लोहे के बर्तन बेचने शहर शहर घूमने लगता है। अब बर्तन ले लो, लोहे के बर्तन ले लो, अच्छे अच्छे बर्तन ले लो। तवा है, कढ़ाई है, और भी बर्तन है, चिमटा है। दोपहर होने तक काफ़ी गर्मी बढ़ चुकी थी। अब विजय कुमार थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और वो जैसे ही खाना खाने लगता है तभी वहाँ एक बुढ़िया आकर उससे कहती है, अरे बेटा, बहुतों से मांगा पर इस प्यासी बुढ़िया को किसी ने पानी नहीं पिलाया। अगर हो सके तो 2 घूंट पानी पिला दे बच्चे। बुढ़िया की हालत देखकर विजय कुमार ने उसे पानी देते हुए कहा, ये लीजिए माताजी, मेरे पास भी बस थोड़ा सा ही पानी बचा है, चलिए आप पी लीजिए। उस बुढ़िया ने देखते ही देखते सारा पानी पी लिया। पानी पीने के बाद उस बुढ़िया ने विजय कुमार का शुक्रिया अदा किया और उसे एक पौधा देते हुए कहा, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तूने इस प्यासी को पानी पिलाया। मेरे पास देने के लिए तुझे कुछ भी नहीं है। हाँ, ये एक पौधा है, इसे अपने आंगन में लगा देना, भगवान सबका भला करेगा। विजय कुमार ने बुढ़िया से वो पेड़ ले लिया और संभाल कर अपनी गठरी में रख दिया। और पूरा दिन बर्तन बेचने के बाद शाम को जब घर पहुंचा, विजय कुमार ने गठरी से वो पौधा निकाला और अपने आंगन में कोने में लगा दिया। और रात को सभी रूखा सूखा जो बना था वो खाकर सो गए। सुबह जब विजय कुमार उठा तो उसे लगा कि जैसे बारिश हो रही है। उसने आंगन में आकर देखा तो वो हैरान हो गया। जो पौधा उसने रात को लगाया था वो एक बहुत बड़ा पेड़ बन चुका था और उसमें से पानी टपक रहा था। विजय कुमार ने जब वो पानी पीकर देखा तो वो हैरान हो गया। वो एकदम शुद्ध पीने का पानी था। अरे सुनती हो, बाहर आकर देखो, चमत्कार हो गया। ये पौधा तो जादुई पौधा निकला। ये तो पानी देने वाला पौधा है। और उस पौधे से निकला पानी उसके पूरे आंगन में फैल गया। ये देखकर सभी गांव वाले हैरान रह गए। विजय कुमार ने मन ही मन उस बुढ़िया का धन्यवाद किया और उसने गांव वालों के लिए जितना पानी चाहिए होता था उसके बाद जो पानी बचता था उसे बेचना शुरू कर दिया। और जादुई पानी के पेड़ से विजय कुमार की काफ़ी अच्छी आमदनी होने लगी और साथ ही साथ लोहागढ़ के लोगों की प्यास भी बुझ गई थी और वहाँ की धरती में भी खेती लहलहाने लगी। जादुई घास की मशीन। मंडलपुर नामक गांव में सुधीर नाम का एक किसान रहता था। उसके पास खेती के लायक थोड़ी सी ज़मीन थी। वो उसी ज़मीन पे अपनी बीवी के साथ काफ़ी मेहनत करके सब्जियों की खेती किया करता था और जो भी पैदावार होती उसे बाज़ार में बेचकर अपने परिवार का गुजर बसर किया करता था। सुधीर काफ़ी मेहनती था। वो काफ़ी सब्जियां उपजा लेता था जिससे उसका गुजारा काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन इतने पैसे नहीं कमा पाता था कि जिससे वो कुछ बना सके। उसका घर काफ़ी टूटा फूटा था और घर के एक कोने में उसने एक स्टोर रूम बना रखा था जहाँ पे काफ़ी सारी पुरानी चीज़ें पड़ी हुई थी। एक दिन अचानक काम करते करते सुधीर की खुरपी टूट गई। अरे इस खुरपी को भी अभी टूटना था। घास निकालने का काम तो जल्दी करना पड़ेगा वरना ये जंगली घास सारी फसल को खराब कर देगी। चलो स्टोर रूम में जाकर देखता हूँ, शायद वहाँ कोई पुरानी खुरपी पड़ी हो। सुधीर अपने स्टोर रूम में जाता है और वहाँ पर कोई दूसरी खुरपी ढूंढने लगता है।
काफ़ी देर ढूंढने के बाद भी उसे कोई खुरपी नज़र नहीं आ रही थी। तभी उसकी नज़र स्टोर रूम में कोने पर एक पुराने कपड़े पर पड़ी। जैसे ही सुधीर ने वो पुराना कपड़ा उठाया तो उसके नीचे उसे एक हरे रंग की घास काटने की मशीन दिखाई दी। अरे ये मशीन लगता है ये पिताजी ने कभी खरीदी होगी और यहीं ऐसे ही कबाड़ में पड़ी है। चलो इसी का इस्तेमाल करता हूँ घास काटने के लिए। सुधीर उस मशीन को साफ करके बाहर ले आया और उससे घास काटने लगा। लेकिन वो ये देखकर हैरान हो गया कि जैसे ही उसने उस मशीन से घास काटी तो वो सारी घास सोने की हो गई। सुधीर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी। सुधीर, ये मैं बोल रही हूँ, घास काटने वाली मशीन। तुम जो कुछ भी देख रहे हो ये बिल्कुल सच है। सारी घास सोने की हो चुकी है। मगर याद रखना, तुम लालच नहीं करोगे, वरना तुम्हें भी तुम्हारे पिता की तरह पछताना पड़ेगा। सुधीर मशीन को बोलता देखकर हैरान हो गया और उसने मशीन से कहा, ये खेत मेरे, ये घास मेरी और तुम मशीन भी मेरी। मैं जितना चाहे घास काटूं, जितने चाहे घास को सोने की बनाऊं, इससे तुम्हें क्या लेना देना। और ऐसा कहकर सुधीर अपने सारे खेत की घास काटने लगता है और वो जितनी भी घास काटता है सारी सोने की बन जाती है। तभी उसकी बीवी सुनीता रोटी लेकर वहाँ आ जाती है और सोने की घास देखकर हैरान हो जाती है। सुधीर उसे सारी बात बताता है। सोने की घास देखकर उसकी पत्नी के मन में भी लालच आ जाता है और वो सुधीर से सारी घास को सोने का बनाने के लिए कहती है। सुधीर अपनी बीवी की बातों में आ जाता है और वो अपने खेतों की सारी घास काटकर उसे सोने की बना लेता है। सुधीर और उसकी पत्नी सारी सोने की घास इकट्ठा करके अपने स्टोर रूम में जमा कर देते हैं और घास काटने वाली मशीन को भी वहीं रख देते हैं। लेकिन अगले दिन सुबह जैसे ही वो स्टोर रूम में आते हैं, ये देखकर हैरान हो जाते हैं, सारी सोने की घास रेत में बदल चुकी थी। वो दोनों अपना सिर पकड़कर वहाँ बैठ जाते हैं। तभी मशीन हंसते हुए कहती है, सुधीर, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि लालच में मत आना। लालच के चक्कर में तुमने सुनहरी घास भी गवा दी और अपनी सारी फसल भी बर्बाद कर दी। मशीन की बात सुनकर सुधीर को अपनी गलती का एहसास होता है। वो मशीन से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है और कभी लालच ना करने की कसम खाता है। पहिया बैल ट्रैक्टर। चंद्रपुर गांव में हरीश नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास एक ट्रैक्टर था। वो अपने ट्रैक्टर से गांव के सभी किसानों के खेतों में खेती करने और उनकी फसलों को शहर तक पहुंचाने का काम किया करता था। उसके काम के सभी किसान काफ़ी खुश थे क्योंकि वो समय पर उनके खेतों में खेती कर देता था और समय पर उनकी फसलें शहर में पहुंचा दिया करता था। हरीश का बेटा मनीष शहर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन एक किसान ने हरीश से कहा, अरे हरीश भैया, इस बार ना मेरी फसल पहाड़ के उस पार वाले शहर में ले जाकर बेचनी है। काम हो जाएगा ना? हाँ हाँ रामू, हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो, तुम बस फसल काटने की तैयारी करो। हाँ 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 हरीश, हमें पूरा यकीन है। बस 2 दिन बाद तुम अपना ट्रैक्टर तैयार रखना भाई मेरे लिए। हाँ हाँ रामू, ठीक है, मैं चलता हूँ, 2 दिन बाद मिलते हैं। हरीश ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है और घर जाते हुए जब वो पहाड़ के रास्ते को देखता है तो सोच में पड़ जाता है। अरे मैंने वादा तो कर दिया है, लेकिन पहाड़ी पर मैं ट्रैक्टर चढ़ाऊंगा कैसे? वो भी फसलों से भरा हुआ ट्रैक्टर। यहाँ तो काफ़ी ऊंची नीची पहाड़ियाँ हैं, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलो घर जाकर सोचता हूँ। हरीश जब घर पहुँचता है तो अपने बेटों को देखकर हैरान हो जाता है। अरे मनीष, तुम, क्या बात है भाई, अचानक कैसे? पापा, वो असल में शहर में ना चुनाव है, तो इसलिए हमें 2 दिन की छुट्टी मिली हुई है। अरे वाह बेटा, बहुत अच्छा किया तुमने, मुझे वैसे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। रात को खाना खाने के बाद जब मनीष अपने पिता से मिलने जाता है तो उन्हें चिंता में डूबे हुए देखकर उनसे पूछता है, पापा, क्या बात है, आप चिंता में लग रहे हो? हाँ बेटा, क्या बताऊँ, अब तुम तो मैकेनिकल इंजीनियर हो। अब मैंने एक काम लिया है पहाड़ी पार करके शहर ले जाकर फसल बेचने का, लेकिन तुम तो जानते हो पहाड़ी पर ट्रैक्टर चढ़ेगा कैसे,
बस यही चिंता मुझे खाई जा रही है। बस पापा, इतनी सी बात। बस मुझे आप एक दिन का समय दीजिए और कल ट्रैक्टर दे दीजिए, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। अगले दिन मनीष अपने पापा के ट्रैक्टर को शहर में अपने दोस्त की वर्कशॉप में ले जाता है और वहाँ पर ट्रैक्टर के टायर निकालकर उनमें चेन वाली बेल्ट लगा देता है और ट्रैक्टर को शहर से गांव वापस लेकर आता है और अपने पापा को पहाड़ी वाले रास्ते पर बुला लेता है। हरीश ट्रैक्टर को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि टायरों की जगह ट्रैक्टर पर बेल्ट लगी हुई थी और बेल्ट लगे होने के कारण ट्रैक्टर पहाड़ी पर बड़े आराम से चढ़ रहा था। हरीश ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो अगले दिन रामू किसान के पास अपना ट्रैक्टर लेकर पहुंच जाता है। रामू ट्रैक्टर में बेल्ट लगी हुई देखकर हैरान हो जाता है। अरे हरीश भैया, ये ट्रैक्टर के टायर कहाँ गए और ये बेल्ट? अब भाई रामू, तुम्हारी फसल पहाड़ी पार करके शहर जो ले जानी है तो मेरे बेटे ने ये इंतजाम किया है। चलो तुम अपनी फसल लाद दो। और रामू अपनी सारी फसल ट्रैक्टर में लाद देता है और हरीश बड़े आराम से पहाड़ी पार करके रामू की फसल दूसरे शहर में पहुंचा देता है। ये देखकर रामू बहुत खुश होता है और अब बाकी किसान भी पहाड़ी पार वाले शहर में फसलें पहुंचाने लगते हैं, जिससे उनकी काफ़ी अच्छी कमाई होती है और साथ ही साथ हरीश की भी, क्योंकि अब उसका ट्रैक्टर बेल्ट पहिए लगे होने के कारण कैसे भी रास्ते पार कर सकता था।